हेलो, तो आज की वीडियो में हम सेल चैप्टर नंबर 1 सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना होगा? सेल क्या होती है, सेल कितने टाइप की होती है, सेल के फंक्शन क्या होते हैं, सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सेल हमारी बॉडी में क्या क्या वर्क करती है, फिर इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ये सब हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। देखो, सबसे पहले आता है हमारा सेल। सेल क्या होती है? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी। हमारे शरीर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो सेल होता है। अब बहुत सारी सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी का शरीर का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो सेल होता है। ठीक है, सेल भी हमारी कई तरीके की होती है। यूनिसेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, मतलब बहुकोशिकीय है। A human body consists about 100 trillion cells with a size and mass of 10 micrometer। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें सेल का क्वांटिटी कितनी होती है? 100 ट्रिलियन। और सेल का साइज कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर एंड 1 नैनोग्राम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब सेल कितने टाइप्स की होती है? सेल हमारी दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं? देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। देखो, सेल्स दो तरीके की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जिन सेल में हमारा न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता वो सेल्स हमारी होती हैं प्रोकैरियोटिक, और जिन सेल में हमारा न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है वो होती हैं हमारी यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब सेल के फंक्शन क्या क्या होते हैं? देखो, सेल के हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे पहला फंक्शन है सेल ग्रोथ। देखो, सेल क्या करती है? सेल अपने आप ही अपने नंबर ऑफ साइज को इंक्रीज कर सकती है। जैसे पहले एक दो सेल थी, अभी दो सेल रिएक्शन करेंगी, तीसरी सेल बनेगी, ये रिएक्शन करेगी, चौथी सेल बनेगी। ऐसे ही क्लस्टर ऑफ सेल्स बनती जाती हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये सेल ग्रो आइदर बाय इंक्रीजिंग इट्स नंबर और इट्स साइज। सेल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो अपने नंबर या साइज को इंक्रीज कर सकती है, एक्सपेंड करने की प्रॉपर्टी होती है। 2 सेल से 3 सेल बनेगी, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू रहता रहेगा और सेल हमारी बनती रहेंगी, जिससे इसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है और इसका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दूसरा होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है? एक सिंगल सेल होगी जिसको हम मदर सेल बोलेंगे। जैसे ये मदर सेल है, ये ब्रेक होगी कितने पार्ट में? 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में। जैसे इससे 2 सेल्स निकली तो इनको हम क्या कहेंगे? डॉटर सेल्स। तो ये तो होगी मदर सेल, और ये हो जाती है हमारी डॉटर सेल्स। ठीक है, अब एक प्रोसेस जब सेल बनती है या सेल टूटती है या सेल ग्रोथ होती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन। पेपर में 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है रेप्लिकेशन क्या होता है। जब हमारा सेल डिवीजन होता है, मतलब मदर सेल से डॉटर सेल्स बनती हैं, तो उसके साथ हमारा डीएनए भी बनता है। उसी प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। देखो, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, कौन से प्रोसेस में? सेल डिवीजन के प्रोसेस में डीएनए इज आल्सो सिंथेसाइज्ड। डीएनए भी बनता है। सेल डिवीजन में डॉटर सेल तो बनती है, उसके साथ डीएनए फॉर्मेशन भी होता है, और यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। तो क्या क्या फंक्शन पढ़े हमने सेल के? सबसे पहले सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का क्या मतलब है? माना हमारे पास 2 सेल हैं, ये आपस में रिएक्शन करके 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे ही नंबर इनका
इंक्रीज होता जाएगा। देखो साइज भी इंक्रीज हुआ इनका और नंबर भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? एक हमारे पास मदर सेल है, इसका ब्रेक डाउन हुआ तो ये कितने इसके दो या दो से ज्यादा जितने भी पार्ट में डिवाइड होगी, उनको जिसमें डिवाइड होती है उसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। जो मेन सेल होती है वो तो होती है मदर सेल, और जो डिवाइड आके पार्ट आते हैं ये होती हैं डॉटर सेल। ठीक है, अब सेल डिवीजन में डीएनए भी बनता है। जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो मदर सेल से डॉटर सेल्स तो बनती ही बनती हैं, उसके साथ हमारा डीएनए भी सिंथेसाइज होता है, और वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन डीएनए इज आल्सो सिंथेसाइज्ड, द प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। ठीक है, अब सेल के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? देखो सेल के तीन कंपोनेंट होते हैं। ठीक, सबसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है? ये हमारे सेल के आउटर इन्वायरमेंट को से इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे ये हमारी सेल है, ठीक है, तो इसके ऐसे साइड साइड पे एक लेयर बनी होती है, इस लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका काम क्या होता है? जो हमारा आउटर एनवायरनमेंट है, इससे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें हमारे ऑर्गन्स धसे हुए होते हैं, एक लिक्विड की तरह होता है। और थर्ड होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सब जानते हैं, ये बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस किसी भी पार्ट का है, किसी भी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। अब सेल के डायग्राम से समझते हैं थोड़ा। देखो इस तरीके की हमारी ह्यूमन सेल या एनिमल सेल होती है। देखो ये जो लेयर होती है, ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है, ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पिनोसम। ठीक है, ये जो पार्ट है ये होता है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इन सब के फंक्शंस हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये जो हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। केंद्र काप कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, ऐसे इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती है। जैसे यहाँ पे हमारी सेल का प्रोटेक्शन हो रहा है, ऐसे ही हमारे न्यूक्लियस का भी प्रोटेक्शन होगा। तो इस पार्ट को जो इसकी बाहर लेयर होगी, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे ही ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये बॉडी का पावर हाउस होता है। ठीक है, यहाँ हमारी बॉडी का फंक्शन में या बॉडी के पार्ट्स को फंक्शन में जितनी भी एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ठीक है, फिर आता है हमारा
राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? राइबोसोम्स इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, ये जीन्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स हमारा प्रोटीन हाउस भी होता है बॉडी का। उसके बाद कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, जैसे डेमोसोम्स हुआ, माइक्रोफिलामेंट हुआ, माइक्रोट्यूबल्स हुआ, ये हमारे सेल में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। मेन जो हमें पढ़ना है वो सेल्स में एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है, ठीक है, एक लाइसोसोम पढ़ना है, एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पढ़ना है, एक माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, एक राइबोसोम पढ़ना है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या क्या होती है और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे एक एक को हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन जिसे हम क्या भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? द सेल मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन allowing only certain substance to pass through it. It acts as a barrier between the inner and outer surface of the cell. It is also known as plasma membrane. ठीक है, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। देखो जैसे ये हमारी सेल है, ठीक, ऐसी हमारी सेल होती है। अब ये हमारा आउटर एनवायरनमेंट है और ये हमारा इनर एनवायरनमेंट है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। इस तरीके से एक पतली सी लेयर होती है। अब इसका हमारा काम क्या होता है? देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो आउटर एनवायरनमेंट से पार्टिकल इनर एनवायरनमेंट में आना चाहते हैं उनको अंदर आने से रोकती है, ठीक है। तो ये एक बैरियर की तरह काम करती है जो आउटर एनवायरनमेंट के पार्टिकल को इनर एनवायरनमेंट में जाने से रोकते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से फिल्टर की तरह काम करेगी। इसमें से कुछ सब्सटेंस जो जाने के लिए मतलब सेल के लिए यूजफुल होंगे वो तो यहाँ से पास होके सेल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो पार्ट यूजफुल नहीं होता उसको ये बाहर ही रोक लेती है। सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली यही काम होता है, किसी भी ऑर्गेनल्स के आउटर मेम्ब्रेन आउटर सरफेस को इनर सरफेस से प्रोटेक्ट करना। इनर सरफेस से कोई भी पार्टिकल सीधा अंदर ना चला जाए उसको देखने का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। अब सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट्स गार्ड द सेल अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो अभी मैंने बताया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा उसको उससे प्रोटेक्ट करेगी, किसको? सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को। तो ये एक लेयर की तरह काम करती है जो अपने में से सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस को पास होने देती है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनल के लिए यूजफुल होंगे और जो यूजफुल नहीं होंगे वो बाहर ही रह जाएंगे, ठीक है। इट्स अलाउ सेलुलर ट्रांसपोर्ट बिटवीन सेल्स। देखो इसका मतलब क्या है? ये सेल्स के बीच में जो सेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है मतलब द्रव्य कोशिका द्रव्य का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एक अहम पार्ट निभाती है। इट्स हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग द सेल। सेल को पहचानने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट डिवाइडेड द सेल इनटू स्मॉलर सेक्शन हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये क्या काम करती है? सेल को डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है जिससे हमें उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन का पता चलता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का। इट ओवर टू स्टेबल साइट फॉर द कैटलिस्ट एंड बाइंडिंग द एंजाइम। देखो जो इसकी ये सरफेस होती है, मान लो ये हमारी सरफेस हुई किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की।
अब कुछ ऐसा होगा आउटर एनवायरनमेंट में कुछ कैटलिस्ट भी होंगे और एंजाइम्स भी होंगे, तो वो इसके सरफेस पे आके रिएक्ट करते हैं, तो उसके लिए एक स्टेबल बेस की तरह काम करती है। जब ये स्टेबल बेस की तरह काम करेगी तो इनकी रिएक्शन ज्यादा अच्छी होगी और इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अगर हम किसी भी कैटलिस्ट को एक प्रॉपर बेस दे देते हैं तो वो उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन वही काम कर रही है। ये जो हमारा एंजाइम या कैटलिस्ट आके इस पे चिपक जाता है, उसको एक स्टेबल बेस मिल जाता है और उससे क्या कर लेती है, रिएक्शन करके उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ सेल। देखो, सेल मेम्ब्रेन का जो पहला फंक्शन होता है वो हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है। किससे करती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। एसिड लेयर होती है हमारी सेल पे, तो इसका काम क्या होता है? सर्टेन सब्सटेंस को ही पास होने देती है। सिर्फ वही सब्सटेंस इसके थ्रू पास हो पाते हैं जो सेल के लिए यूजफुल हैं, और जो यूजफुल नहीं होते उनको ये बाहर ही रोक देती है। ठीक है, तो ये हमारी सेल को प्रोटेक्ट कैसे करती है? आउटर एनवायरनमेंट को इनर एनवायरनमेंट से डिफरेंशिएट करा के आउटर एनवायरनमेंट को अलग कर देती है और इनर एनवायरनमेंट को अलग कर देती है। ठीक है, It's allow chemical message to pass between the cell and systems and thus provide protection to cell। देखो, अभी मैं बता रहा था, देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें से जो कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम होते हैं, ये क्या कर जाते हैं? इसके लिए स्टेबल बेस की तरह काम करती है, और जब ये स्टेबल बेस की तरह काम करती है तो एंजाइम और कैटलिस्ट की रिएक्शन ज्यादा अच्छी होती है, जिस वजह से जो हमारा मैसेज होता है, सेल के लिए मैसेज होता है, वो इसके थ्रू पास होके वो अंदर के ऑर्गेनल जो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम्स हुआ, उस तक पहुंच जाता है। ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स, ये भी वही चीज है। इसमें भी क्या है? बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करती है। बेसिकली हमारी सेल मेम्ब्रेन का एक ही मेन फंक्शन होता है, आउटर एनवायरनमेंट को इनर एनवायरनमेंट से अलग करना। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है वो सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये बस यही चीज मेन देखती है। टिश्यू फॉर्मेशन, सिमिलर सेल टुगेदर फॉर्म टिश्यू। हमारा चैप्टर नंबर 2 टिश्यू होता है। क्यों टिश्यू बनते कैसे हैं? जब बहुत सारी सेल के क्लस्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं। देखो, जैसे एक सेल हुई, तो अब ये सेल ग्रोथ हो रही है, तो ये अपना शेप और साइज को इंक्रीज करेगा, और जब बहुत सारी सेल एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तब क्या फॉर्मेशन होता है? टिश्यू का। तो हम कह भी सकते हैं, सबसे पहले हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट होती है सेल, सेल के बाद होते हैं टिश्यू। ठीक है, अब सेकंड होता है साइटोप्लाज्म। 3 चीजें बताई थी ना सेल में, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है। साइटोप्लाज्म में जेलेटिनस लिक्विड दैट फिल द इनसाइड ऑफ अ सेल। देखो, ये जेलेटिन जैसे चिपचिपा लिक्विड होता है जो हमारे सेल में भरा होता है। It composed of water, salt and various organic molecule। इसमें क्या क्या होता है? वाटर होता है, सॉल्ट होता है और कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। The cytoplasm is a fluid in which cell organelles remain suspended। देखो, अब हमारी सेल है, सेल में ये तो नहीं है कंप्लीट हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम्स होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे, न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस होगा, कुछ पार्ट हमारा एम्प्टी भी होगा। तो उस एम्प्टी पार्ट को फिल कौन करता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? ये एक जिलेटिन जैसा लिक्विड होता है जो हमारे सेल में भरा होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? हमारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी हुआ, लाइसोसोम्स हुआ, ये सब ऐसे चिपके रहते हैं। जैसे तरबूज में वो धसे रहते हैं ना बीज, ऐसे ही हमारे साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स ऐसे चिपके रहते हैं जिससे स्टेबल रहते हैं। और ये जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, इसमें कंपोनेंट क्या होता है? एक तो वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं,
और वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या क्या होते हैं? देखो, द प्राइमरी फंक्शन इज सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल्स इंटरनल कंपोनेंट। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन क्या करती थी? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती थी। और जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, ये क्या करता है? ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में ही ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल्स इंटरनल कंपोनेंट। सेल्स इंटरनल कंपोनेंट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, सेंट्रोइड, ये सब आते हैं। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ जेल लाइक मीडियम वेयर सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस इंक्लूडिंग, देखो ये एक जेल जैसे मीडियम का काम करता है, सेल के अंदर ये मीडियम की तरह काम करता है, जेल जैसे मीडियम की तरह काम करता है, जिसका काम क्या होता है? जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है उनको कराता है, जैसे मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। तो देखो, इट्स एक्ट एज जेल, ये जेल की तरह काम करता है। और जो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण हुआ, सेल डिवीजन, सेल का टूटना हुआ, जब सेल टूटती है, मदर सेल टूटती है, डॉटर सेल, और किसमें टूटती है? डीएनए में टूटती है। वही क्या होता है? हमारा रेप्लिकेशन होता है। तो इन सभी प्रोसेस के लिए एक मीडियम की तरह काम कौन करता है? साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म आल्सो हेल्प मेंटेन सेल शेप एंड, देखो अब मैं बताता हूँ शेप को कैसे मेंटेन करता है। अब मान लो ये हमारी सेल है, इसमें ऑर्गेनल्स है, ये कंप्लीट तो फिल है नहीं, तो क्या होगा? इसके शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन जो फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, जेलेटिन जैसा, ये इसको भर देता है, जिससे अपनी शेप में स्टेबल रहती है। ये काम होता है साइटोप्लाज्म का। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है क्या है? बेसिकली मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। देखो, ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ को मेंटेन करने के लिए या जीवन यापन करने के लिए जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। मेटाबॉलिज्म इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी। अब ये भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ये डेफिनेशन में भी पूछा जाता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है। देखो, मेटाबॉलिज्म टूटा, इसके कितने पार्ट हुए? दो पार्ट हुए। कौन कौन से? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। देखो, कैटाबॉलिज्म क्या होता है? विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी। देखो, कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है। और जब मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो कैटाबॉलिज्म में मेनली क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने पे क्या बनता है? हमें एनर्जी मिलती है। और एनाबॉलिज्म क्या होता है? विच यूज एनर्जी टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये इसका अपोजिट होता है। कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। और एनाबॉलिक प्रोसेस में हम एनर्जी का यूज करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। तो समझ आया? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए यूज की जाती हैं, वो सब क्या होती हैं? मेटाबॉलिज्म होती हैं। अब मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप से होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है?
जब हमारी बॉडी के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है, वो प्रोसेस होता है कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म एकदम इसका अपोजिट होता है, इसमें हम एनर्जी का यूज करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, इनके डायग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।